इसकी ड्रामा क्लब में होती है। एनुअल फंक्शन को अब मुश्किल से 13 दिन बचे हुए थे और प्ले की कास्ट ही अभी तक फाइनल नहीं हो पाई थी, जिस वजह से रूही बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अभी तक रोमियो किसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि बॉयज़ में कोई भी रोमियो लायक एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। इसका एक कारण ये भी है कि ज़्यादातर बॉयज़ प्ले जगह स्पोर्ट जा चुके होते हैं। रूही ने टेंशन में मिसा से कहा, मिहिर कहाँ है? क्या उसकी क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुई? कहा था मैंने उससे कि टाइम पे आ जाना। रूही की बातों में उसका टेंशन साफ साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उसे कैसे भी एनुअल फंक्शन तक एक प्ले को रेडी करके देना था। रूही को देख के इसकी बोली, कमाल है, हमें एक लीड एक्टर नहीं मिल रहा है इस प्ले में काम करने के लिए। अरे दी को अपने प्ले में सिर्फ मिहिर को ही चाहिए। बात साफ है कि उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी है, तो जब हमारे पास इतना अच्छा एक्टर है तो हम क्यों नीचे आए? इसीलिए इन्हें किसी की एक्टिंग अच्छी ही नहीं लग रही है। मिसा ने रूही के दिल का हाल इसकी को बताया। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी ड्रामा क्लब का गेट खुलता है और मिहिर भागते हुए अंदर आते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं जल्दी ही आ जाता, लेकिन सब्जेक्ट टीचर ने पकड़ लिया और मैंने पिछली क्लास भी नहीं ली थी, इसीलिए ज़बरदस्ती लेके गई। मिहिर का कन्फेशन सभी को सच्ची लगती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं और ये सब तो कॉलेज में सबके साथ होता है। कई बार स्टूडेंट क्लास बंक करके के चक्कर में होते हैं और सब्जेक्ट टीचर देख लेती हैं तो वो क्लास लेने ही पकड़ जाती हैं। कोई बात नहीं, जल्दी से एक्ट करो, मुझे देखना है कि तुम इस रोल के लिए फिट हो या नहीं। रूही ने मिहिर को स्क्रिप्ट देते हुए कहा। रूही की बात सुन के मिहिर ने कहा, कम ऑन दी, मेरे से ज़्यादा फिट इस रोल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। ये बोल मिहिर स्टेज पे जाता है और इसकी के साथ एक्ट करता है। इसकी अपनी लाइन बोली, रोमियो रोमियो तुम कहाँ हो? एक बार फिर से लो मेरा नाम, फिर से पुकारो मुझे, तुम्हारी मीठी आवाज़ में मेरा नाम और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मिहिर ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपने डायलॉग बोला, जिसे सुन के ड्रामा क्लब में मौजूद सभी स्टूडेंट क्लैपिंग करने से नहीं रुक पाए। प्ले हिंदी में होना था और हिंदी में सभी डायलॉग की शोभा को और बढ़ा के रख दिया था। ऐसे ही इसकी और मिहिर दोनों ने अपना पार्ट किया, जिसे देख के रूही को चैन मिला कि अब उसका प्ले अच्छे से होगा। रूही आगे के स्क्रिप्ट इसकी और मिहिर को देती है और साथ ही सभी को उनके रोल के बारे में अच्छे से समझा देती है। दोपहर के 3 बजे तक प्ले की प्रैक्टिस चल रही होती है। इस बीच कोई भी बाहर नहीं जाया और सभी पूरे मन के साथ प्ले की तैयारी में लगे होते हैं। अभी तक किसी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। जब प्ले ख़त्म होता है तब मिसा और इसकी दोनों बाहर आके कैंटीन की तरफ जाते हैं। इस दौरान इसकी को बहुत नींद आ रही होती है, क्योंकि वो रात को सही से सो नहीं पाई थी। मिसा उसे देख के बोली, यार तुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? कल रात क्या हुआ था भूल गई? उसकी वजह से रात को ढंग से नींद भी नहीं आई। अगर आज प्ले की प्रैक्टिस नहीं करनी होती तो मैं कॉलेज आती भी नहीं, इसकी ने जवाब दिया। तो तुम अभी घर चली जा, वैसे भी 2 ही लेक्चर बचे हैं, एक दिन नहीं लेगी तो कुछ नहीं होने वाला है, मिसा ने कहा। मिसा की बात पे इसकी सहमति देते हुए बोली, हाँ सोच रही हूँ चली जाऊँ, लेकिन घर नहीं, राजवीर के ऑफिस। ठीक है तू जा, मैं रेहान के ढूंढूं कहाँ है पता नहीं, मिसा ने कहा। उसके बाद इसकी ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तंस के ऑफिस में तंस अपने चेयर पे बैठा हुआ काम कर रहा था। वो कुछ दिन से अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। अब वो ज़्यादा कॉलेज भी नहीं जाता। अगर इसकी को देखने की इच्छा होती तो वो कॉलेज के सीसीटीवी को ऑन करके उसे देख लेता। तंस कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि इसकी उसकी नहीं है। इसकी अगर राजवीर से प्यार नहीं करती तो शायद तंस के लिए इसकी को पाना मुमकिन भी होता, लेकिन इसकी राजवीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये बात तंस को उस पार्टी के बाद समझ आ चुकी होती है। राजवीर इसके के लिए किस हद तक जा सकता है, उसका जीता जागता नमूना आहूजा परिवार, जिस परिवार ने रातों रात बर्बाद कर दिया था। आहूजा परिवार के बुरे दिन उस पार्टी के बाद शुरू हो चुके थे। कोई भी इन्वेस्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसका वनगोइन प्रोजेक्ट भी बंद हो चुके थे
और अब उसकी हालत रोड पे आने की हो चुकी है। बहुत उसका घर और बिजनेस नीलाम हो जाएगा। तंस ने इस पार्टी के बाद राजवीर की दीवानगी भी इसकी को लेके देख लिया था। राजवीर कभी भी इसकी को तंस का तो क्या किसी का नहीं होने देगा। इसकी सिर्फ राजवीर की है और उसी की रहेगी। तंस आज अपने एक तरफा प्यार के साथ ही खुश रहना चाहता है। एक तरफा ही सही मगर प्यार किया है उन्हें, हो या ना हो, पर हमने तो बेशुमार किया है। आज भी दुनिया में जब भी प्यार की परीक्षा होगी उसकी हर एक कोटि पे एक तरफा प्यार ही खड़ा उतरेगा, क्योंकि ये प्यार बिना किसी मतलब के होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसमें इंसान को पता होता है कि उसके नसीब में उसका प्यार नहीं, फिर भी वो बेशुमार प्यार करता है। एक तरफा प्यार बिना पहिए की कार की तरह होता है जो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे चलते हो। राजवीर का ऑफिस, इसकी ऑफिस आके सीधे राजवीर के केबिन में जाती है। उसे कोई नहीं रोकता है, क्योंकि उन्होंने कितनी बार इसकी को राजवीर के साथ आते हुए देखा था। सबको यही लगता है कि इसकी राजवीर की जीएफ है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में सिर्फ इसकी को ही राजवीर के करीब देखा होता है। पर उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बाहर जाके इस बात के बारे में किसी को भी बता सके। इसकी राजवीर के केबिन में बिना नॉक किए जाती है तो देखती है कि राजवीर केबिन में अकेला नहीं है, बल्कि उसके सामने की चेयर पे एक आदमी और एक लड़की बैठे हुए हैं। वो दोनों शायद राजवीर से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। इसकी कैसे अचानक गेट खोलने से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों लोगों को इसकी को देख के हैरानी होती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने राजवीर के केबिन में बिना किसी को लॉक किए आते हुए देखा है, और वो भी एक लड़की को। वो आदमी जो सामने चेयर पर बैठा हुआ था वो कंपनी का सीईओ था, और वो लड़की जिसकी उम्र करीब 28 साल की वो उसकी असिस्टेंट होती है। वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन प्रेसिडेंट के केबिन में आने की? हाउ आर यू? तभी राजवीर की कड़क आवाज़ आती है, सी इज माई गर्लफ्रेंड। राजवीर की बात सुन के सीईओ घबरा जाता है। उसे लगा ही नहीं था कि ये लड़की उसके प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड होगी। उसने जल्दी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी सर। राजवीर उसकी बात को इग्नोर करके बोला, इसकी तुम बैठो। इसकी जाके सोफे पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल उसमें गेम खेलने लगती है। राजवीर सीईओ को आगे बोलने का इशारा करता है। इसकी वहीं सोफे पे बैठ जाती है। वहीं वो सीईओ पहले डर जाता है, फिर राजवीर को शांत देख के वो थोड़ा सा नॉर्मल होके बोलता है। वहीं उसकी असिस्टेंट की नज़र इसकी पे थी। उसे इसकी से थोड़ी सी जलन होने लगती है, और ये स्वाभाविक होता है। राजवीर सीईओ से बातें डिस्कस करके उन्हें जाने को बोल देता है, और फिर वो उठ के इसकी के पास जाता है, जो अपने फ़ोन में पूरी तरह से घुस हुई थी। राजवीर इसकी के पास जाके बैठा और उसके हाथ से उसका फ़ोन लेके बोला, पूरे टाइम तुम्हें मैं फ़ोन में ही देखता हूँ। राजवीर की बात पे इसकी बोली, पूरे टाइम कहाँ रहती हूँ? जब मैं अकेली रहती हूँ तो खुद ही बोर होने से बचाने के लिए फ़ोन यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठा के कहा। हाँ जी, इसकी बोली। इसकी फिर थोड़ी देर रुक के बोली, राजवीर मुझे भूख लगी है। इसकी की बात सुन के राजवीर उसके घोर से उसे देखते हुए पूछा, तुमने लंच किया था? राजवीर की बात पे इसकी चुप हो जाती है, क्योंकि प्ले की वजह से उसने कुछ नहीं खाया था। बस सुबह जो राजवीर ने खिलाया था वही खाए हुए थी। राजवीर उसे इस तरह से सोच में गुम देख के समझ गया है कि इसकी ने कुछ खाया है, इसलिए राजवीर थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, तुम किसी दिन बहुत डांट खाने वाली हो मेरे से। इसकी चुपचाप राजवीर की बात सुनती है, उसे कुछ नहीं कहती है। अगर वो ज़्यादा एक्सोलेशन राजवीर को देती तो पक्का अभी भी उससे डांट खा लेती, इसीलिए वो खामोश रहती है। राजवीर किसी को कॉल करके खाना मंगवाता है और इसकी को घूर के कहा, दोबारा इसे भूखे रहने के बारे में सोचा ना तुमने तो तुम्हारा कॉलेज जाना मुझे मजबूरन बंद करवाना पड़ेगा, आगे से नहीं होगा। इसकी ने अपनी धीमी सीटी सी आवाज़ में कहा। थोड़ी देर में केबिन के खाना आ जाता है और राजवीर इसकी को खिलाने लगता है। इसकी बहुत भूखी थी, जिस वजह से वो बहुत सा खाना खा लेती है। राजवीर देख रहा होता है। उसे इसकी को देख के साफ समझ में आ जाता है कि इसकी कितनी ज़्यादा भूखी लगी है। खाना खा लेने के बाद इसकी राजवीर के गले से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है।
राजवीर इसकी को अपने गोद में उठा के उसे अपने प्राइवेट रूम में लेके जाता है और बेड पे सुला देता है। इसकी जैसे ही राजवीर से दूर होती है वो बोली, राजवीर मैं यहाँ आपके लिए आती हूँ, मुझे आपके साथ सोना है। इसकी की बात पे राजवीर स्माइल करके इसके के फोरहेड पे किस करते हुए बोला, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, तुम सो जाओ। इसकी उदास होके बोली, अगर आपके बिना ही सोना था तो मैं घर चली जाती, आपने ही कहा था ऑफिस आने के लिए। इसकी जान के राजवीर को अपने साथ सोने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि रात को राजवीर भी नहीं सोया था और ये बात राजवीर की लाल आंखें साफ साफ बयां करती हैं। राजवीर धीरे से इसकी से बोला, बात समझो इसकी, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है। इसकी ने कहा। इसकी राजवीर को उसके काम से नहीं रोक सकती। राजवीर एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसके कंधों पे बहुत से काम होते हैं। इसकी ऐसे उससे जिद से राजवीर को सब करने से नहीं रोक सकती और वो रोकना भी नहीं चाहती। राजवीर इसकी को समझा के अपनी मीटिंग लेने चला जाता है और इसकी को नींद आ जा रही होती है जिस वजह से वो सो जाती है। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रूही कॉलेज में आ चुकी थी। उसे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, इस वजह से वो प्ले की प्रैक्टिस ख़त्म होते ही आ गई थी। रूही रूम में जाके अपनी आंख बंद करके बेड पर लेट जाती है। तभी उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और वो उठ के भागते हुए वॉशरूम जाती है और उल्टी करने लगती है। रूही उल्टी करके रूम से बाहर आती है तो उसे अपने रूम में कोमल जी दिखाई देती है, जो रूही के देख के बोली, क्या हुआ रूही, तू परेशान दिख रही हो। परेशान नहीं मोम, बस थोड़ी अजीब, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ दिन से अजीब सा लग रहा है और अभी तो उल्टी भी हो गई, रूही ने कहा। रूही की बात सुन के जैसे कोमल जी की आंखों में चमक सी आ जाती है और वो खुशी के साथ बोली, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। नहीं मोम, चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और ठीक हो जाऊँगी, रूही ने मना करते हुए कहा। कोमल जी रूही के गाल पे हाथ रखे बोली, तुम्हें चेकअप की ज़रूरत है, तुम बस चलो मेरे साथ। ये कोमल जी उसे अपने साथ लेके जाने लगी। वो अभी रूही को या किसी को कुछ नहीं बताती। पहले वो कंफर्म होना चाहती थी कि जो वो सोच रही है वो बात सच है या नहीं। अगर वो बात सच हुई तो सिंघानिया परिवार में सब खुशी से झूम उठेंगे। कोमल जी अपने साथ रूही को लेके चली जाती है। रूही को समझ नहीं आ रहा होता है कि कोमल जी इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है। शाम के करीब 7 बजे सभी लोग लिविंग हॉल में होते हैं। राजवीर भी इसके के साथ आ चुका था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता है। तभी मेन गेट से कोमल जी और रूही दोनों अंदर आते हैं। कोमल जी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। उन्हें देख के दादी जी बोली, कोमल तुम कहाँ गई थी रूही को लेके। माँ, रूही की तबीयत ही नहीं थी, इसीलिए मैं उनसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, कोमल ने कहा ही था कि तभी बीच में अर्णव जी बोले, क्या रूही बेटा तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है, सब ठीक है ना, डॉक्टर ने क्या कहा। राजवीर जो ऊपर जा रहा था वो भी ये सुन के रुक जाता है और रूही की तरफ देखने लग जाता है। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही कोमल जी बोल पड़ी, डॉक्टर ने कहा है कि आप नाना बनने वाले हैं, हमारी रूही प्रेग्नेंट है। कोमल जी की बात सुन के सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी खुशी की तो बात थी। समर तो जैसे अपनी जगह जम सा गया हो ये सुन के। फिर कुछ देर में सभी होश में आते हैं और दादी जी खुशी के साथ बोली, क्या तुम सच कह रही हो कोमल। हाँ माँ, डॉक्टर भी कह दिया है कि रूही प्रेग्नेंट है, कोमल जी ने कहा। सभी लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रूही को बधाई देने लगते हैं। राजवीर को भी ये सुन के बहुत खुशी हुई थी। मिसा इसकी से बोली, चलो फाइनली अब मैं मासी बन जाऊंगी, अब बुआ बनने की चाहत है। मिसा ने ये कह के इसकी को एक आंख मारी। इसकी मिसा की बात का मतलब साफ समझ रही होती है और घूर कर मिसा को देख के बोली, तू तो वेट कर, क्योंकि अब तक तू मुझे खुशखबरी नहीं देती थी, मैं भी तुझे खुश होने का मौका नहीं दूंगी। ओ कमोन यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बट तू तो शादीशुदा है, मिसा ने कहा। हाँ तो मैं अभी छोटी हूँ, खुद बच्ची हूँ, इसकी ने कहा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोमल जी रूही को रूम में ले जाकर रेस्ट करने के लिए कहती हैं। राजवीर भी ऊपर अपने रूम में जाता है। वहीं इसकी और मिसा सभी के साथ हॉल में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी अपने रूम में जाती है और देखती है राजवीर सोफे पे बैठा हुआ काम कर रहा होता है। इसकी उसके पास जाके उसके साथ हाथ से फाइल ले लेती है और उसे टेबल पर रख के खुद राजवीर की गोद में बैठ जाती है। राजवीर इसकी को घूर के देख रहा होता है। उसकी हर हरकत को देखकर
जिसे इसकी बोली, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन आप मुझे रोज़ देखते हैं, इसीलिए ऐसे घूरना बंद करिए। राजवीर अपनी एक आईब्रो उठा के उसे देखता है तो इसकी छोटी सी स्माइल देते हुए उसके सीने में छुप जाती है। राजवीर अपने वापस से पढ़ने लगता है और इसकी वैसे उसके सीने से लगी रहती हैं। थोड़ी देर बाद इसकी बोली, आपको खुशी हुई, आप मामा बनने वाले हैं। इसकी सवाल पे राजवीर हूँ में जवाब दे, जिसे देख इसकी बोली, क्या हूँ, अच्छे से जवाब दीजिए, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे कुछ काम था इसीलिए रूम में आ गया और अब तुम मुझे वो करने नहीं दे रही हो, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी अपने नाक को सिकोड़ लेती हैं और गुस्से से गाल को फुला के बोली, ऑफिस में भी तो आपने सिर्फ काम ही किया और यहाँ भी आते ही काम में बिजी हो गए, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता है। इसकी अपनी शिकायत करने लगती है और राजवीर उसे देखे जा रहा था। राजवीर बोला, हो गया तुम्हारा, अब मुझे काम करने दो। नहीं, मैं नहीं करने दूंगी। इसकी ने फिर से राजवीर के हाथ से उसकी फ़ाइल छीनते हुए कहा और उसे लेके बेड पे चढ़ के बोली, अब ये फ़ाइल मेरे हाथ से लेके दिखाओ। इसकी फ़ाइल इम्पोर्टेंट है, वापस करो, राजवीर ने कहा। पर इसकी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। वो बिना उसकी बात सुने बेड से नीचे आके बोली, आज मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। राजवीर अपनी जगह से उठ के इसके पास जाता है तो इसकी भाग के दूसरी तरफ चली जाती हैं और इस तरह वो दोनों 3 बार करती हैं। राजवीर अब अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और इसकी को पकड़ने नहीं जाता, जिसे देख इसकी बोली, क्या हुआ, मेरी फ़ाइल दो, राजवीर ने कहा। इस पर इसकी का मुँह बन जाता है और फिर वो बोली, नहीं दूंगी। ये बोल वो एक बार फिर से फ़ाइल लेके राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर अब बिना उसे कुछ बोले बाथरूम में चला जाता है, जिसे देख इसकी को लगा कि शायद राजवीर उससे नाराज़ हो गया है। इसकी वो भी बाथरूम के पास जाती हैं। जैसे इसकी बाथरूम के पास जाती है वैसे ही बाथरूम का गेट खुल जाता है और राजवीर बाहर आके इसकी को पकड़ लेता है। राजवीर, ये चीटिंग है, इसकी ने कहा। राजवीर को इसकी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसकी के हाथ से फ़ाइल लेके उसे पास ही में रखे टेबल पर रख देता है और इसकी को अपने बाहों में उठा के बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बदमाश हो गई हो। ये बोल राजवीर इसकी को अपने साथ बेड पे लेके चला जाता है और उसे किस करने लगता है। राजवीर इसकी को किस करते हुए उसके कपड़े निकाल देता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह का वक्त, साहिल अपने ऑफिस के केबिन में बैठा कुछ फाइल को देख रहा होता है और गुस्से से अपने हाथ का फाइल फेंकते हुए अपने सामने खड़े असिस्टेंट से बोला, क्या बकवास है ये सब, किसने किया ये। साहिल का असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर ये करने का ऑर्डर कार्तिक सर ने दिया, अब वो ऑफिस की एक्टिविटी देख रहे हैं और बहुत से फाइल को मंगवाया है, उन्होंने 2 और प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया है। व्हाट नॉनसेंस, साहिल गुस्से से चिल्ला के बोला। तभी केबिन में मिस्टर प्रताप अंदर आके बोले, रिलैक्स साहिल, अभी भी बाजी हमारे साथ हाथ से नहीं गई है। डैड, उसने हमारे 3 प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया है, ऐसे में कैसे शांत रहूं? साहिल ने गुस्से से कहा। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, हमारे पास अभी भी मौका है उसे ख़त्म करने का, मिस्टर प्रताप ने कहा। साहिल उनकी बात सुन के थोड़ा शांत हुआ और बोला, आपके पास कोई प्लान है क्या? ये सुन के मिस्टर प्रताप साहिल की तरफ हंसते हुए देखने लगे। उनकी हंसी में मक्कारी साफ दिखाई दे रही होती है। मिस्टर प्रताप आज अपनी नफ़रत में ये भी भूल गए कि जिसे मारने की वो बात कर रहे हैं वो उनका खुद का बेटा है। वो बस कार्तिक को अपने रास्ते से हटा के प्रताप कंपनी को हासिल करना चाहते हैं। कार्तिक अपने बाड़ में बैठा हुआ अपने असिस्टेंट से ऑफिस की सारी अपडेट ले रहा होता है और साथ ही उसके हाथ में फ़ाइल भी थी जिसे वो पढ़ रहा होता है। इस वक्त वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा होता है, जिसे देख के कोई भी अपना दिल हार जाए। रीत वार्ड में आती है और कार्तिक को काम करता देख एक पल के लिए उसे ही देखने लग जाती है। किसी ने सच ही कहा होगा कि आदमी सबसे ज़्यादा हैंडसम काम करते हुए ही लगता है। रीत अपलक कार्तिक को देखती है कि तभी उसके कानों में आवाज़ जाती है, हेलो डॉक्टर। ये आवाज़ कार्तिक के असिस्टेंट की होती है। उसकी आवाज़ सुन के रीत अपने होश में आती है। तभी वो कार्तिक को देखती हैं जो उसे देख रहा होता है। रीत हिचकिचाते हुए बोली, मैं वो दवाई देखने आई थी, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई। ये बोल रीत वहाँ पे रखी दवाई देखने लगती है जिसमें काफ़ी बचा हुआ था। कार्तिक उसे देखता है, फिर अपने असिस्टेंट से बोला, तुम जाओ और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना।
ये सुन के कार्तिक का असिस्टेंट हिचकते हुए बोला, सर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मुझे वो इतना ही बोल पाया था कि कार्तिक उसे हाथ दिखा के रोक देता है और जाने को बोलता है। शहर से कार्तिक नहीं चाहता था कि रीत के सामने वो कार्तिक को पता होता है कि उसका असिस्टेंट उसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रीत कार्तिक की हर बात को नोटिस कर रही होती है। उसे भी असिस्टेंट की बातों का मतलब कहीं ना कहीं समझ आ चुका था। वैसे भी जो पिछली बार कार्तिक के साथ हुआ था, रीत उसे नहीं भूली थी। कोई तो है जो कार्तिक को मारना चाहता है। ये सोच के ही रीत को एक दर्द का एहसास होता है और वो दुखी होकर कार्तिक से बोली, वो क्या कह रहा था? आपने उसे बोलने क्यों नहीं दिया? कुछ खास नहीं कह रहा था, तुम बताओ। देख के तुमने दवाई देख ली मेरी? कार्तिक ने बात को बदलते हुए कहा और ये बात रीत की सब भी समझ चुकी थी कि कार्तिक इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता है। रीत बस कार्तिक की सेफ्टी को लेके प्रे कर रह सकती है या फिर उसके साथ रहकर नज़र रख सकती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वहीं एक बड़े से बंगले में एक आदमी अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी पीछे से करीब 30 साल का लड़का आके बोला, सर आप कब तक ऐसे ही एक रूम में रहेंगे? जब तक मुझे सिंघानिया की कमजोरी न मिल जाए। उस आदमी ने कहा, सर राजवीर सिंघानिया कभी अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। उस लड़के ने कहा। ये सुन वो आदमी पलटा और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौतम रंधावा होता है, जो पिछले 2 महीने से इस घर में था। जब से राजवीर ने उसे सिंघानिया विला से निकाला था। उस लड़के की बात सुन के गौतम बोला, तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक राजा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, उसे कोई नहीं हरा पाता और कोई ही नहीं मार सकता। फिर किसी को पता चला कि असल में उस राजा की जान तो उसके शरीर में ही नहीं, वो तो एक तोते के अंदर थी। हमारी इस कहानी में वो राजा राजवीर सिंघानिया है, जिसकी जान उसकी स्वीट लिटिल वाइफ में है। राजवीर सिंघानिया की वाइफ? वो लड़का चौंक के बोला, हाँ वाइफ, किसी को नहीं पता लेकिन राजवीर मैरिड है। कुछ महीने पहले एक लड़के ने उसे मारने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नाकाम रखा। अब रिजल्ट ये है कि वो जेल में है। उसी समय राजवीर की कमजोरी दिख गई थी। एक बार वो लड़की ख़त्म, समझो राजवीर टूट गया। फिर वो क्या अपने परिवार की ढाल बनेगा? उसे तो खुद सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। गौतम ने कहा, गौतम के इरादे तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या सच में वो इसकी का कुछ कर सकेगा या फिर राजवीर के हाथ लग जाएगा? ये बात तो भविष्य के गर्भ में ही है। वहीं राजवीर इन सभी बातों से अनजान अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। राजवीर को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कोई उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। इसकी कॉलेज में अपने प्ले की प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी। साथ ही बीच बीच में उसकी मिहिर से लड़ाई हो जाती स्क्रिप्ट को लेके। रूही उन दोनों को बहुत डांट रही थी और गुस्सा कर रही थी। तभी मिसा उन दोनों के पास जाके आराम से बोली, तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता है कि दीप प्रेग्नेंट है, जो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो? मिसा की बात सुन के दोनों को होश आता है कि वो क्या कर रहे थे। मिसा वापस अपनी जगह पे जाती है। ड्रामा क्लब में मिसा का प्रोडक्शन से रिलेटेड था। वो यहाँ पे स्टेज की डेकोरेशन का ध्यान रखती थी। प्ले में इसकी को बालकनी पे खड़े होकर प्रैक्टिस करना था, इसीलिए वहाँ पे एक नकली बालकनी बनाई हुई थी। इसकी उस पर चढ़ रही होती है लेकिन वो सीढ़ियाँ बहुत हिल रही होती हैं। तो इसकी मिहिर से बोली, ये तो बहुत हिल रहा है, मैं ज़रूर इसके ऊपर से गिरने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा इसकी, तू ऊपर जा। तो पहले मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, सोच ले अगर मैं गिरी तो और मुझे चोट लगा तो मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन राजवीर यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसकी ने मिहिर को धमकाते हुए कहा। मिहिर को भी इसकी की बात सही लगती है लेकिन अभी उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मिहिर इसकी को ऊपर जाने के लिए बोलता है और साथ में उसे हिम्मत देते हुए बोला कि अगर इसकी नीचे गिरी तो वो उसे बचा लेगा। इसकी थक के ऊपर चली जाती है और वहाँ से अपनी लाइन बोलती है। प्ले के दौरान सारी लाइट ड्रामा क्लब की बंद हो जाती हैं और 2 स्पॉटलाइट इसकी और मिहिर के ऊपर होती हैं। उस लाइट में इसकी का सुंदर गोरा चेहरा चमक रहा होता है। पूरे रूम में स्पॉटलाइट की हल्की सी रोशनी होती है जो वहाँ का माहौल रोमांटिक बना रहा होता है, बिल्कुल प्ले के सीन की तरह। ऐसा लग रहा होता है मानो सच में प्ले का ही किरदार उसी ज़माने में चला गया। इसकी अपने डायलॉग बोल रही होती है।
डायलॉग बोलते हुए उसके लाल होठ हिल रहे होते हैं। वहीं से थोड़ी दूर खड़ा तंस ये सभी नज़रों को देख रहा होता है। उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा होता है कि काश मिहिर की जगह पे वो होता और इसकी के साथ एक्ट कर रहा होता है, लेकिन अफसोस ये उसकी एक कल्पना मात्र ही होती है। तंस अपने निराश से भरे हुए चेहरे को लेके वहाँ से चला जाता है। आज वो बहुत दिन के बाद कॉलेज आया था, सिर्फ इसकी को एक नज़र देखने के लिए, और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। देव जो कुछ दिनों से तंस को शांत देख रहा था, उसे भी अब तंस को इस तरह देख के बुरा लगता है। आज तक उसने तंस को कभी दुखी नहीं देखा था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जो तंस कपूर कभी किसी के लिए नहीं रुका, यहाँ तक कि जब उसके मन की नहीं हुई तो जब बर्बादी उस चीज़ को अपने हिसाब से किया। लेकिन आज वो सिर्फ एक लड़की के लिए इस तरह से कमज़ोर पड़ गया। वहीं इसकी और मिहिर आराम से प्ले कर रहे होते हैं। इसकी को जैसा डर था कि वो गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्ले की प्रैक्टिस पूरी करने के बाद इसकी मिसा के साथ अपने बचे हुए क्लास को अटेंड करने लगती हैं। दोनों क्लास में थे। सभी स्टूडेंट टीचर के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी मधु ने इसकी और मिसा से कहा, मैंने सुना है अब से इकोनॉमिक्स की कोई न्यू टीचर आ रहे हैं। मधु के बात पे दोनों ने शॉकिंग रिएक्शन दिया था, क्योंकि अब एग्ज़ाम को शायद ज़्यादा समय नहीं बचा था और इस बीच टीचर का चेंज होना ये सही थोड़ी न था। पूरे क्लास में आज स्टूडेंट के बीच बात करने का यही टॉपिक होता है। किसी को भी इस सडन चेंज के बारे में पता नहीं था और इस सडन चेंज का रीज़न समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सारे स्टूडेंट के कानों में आती है। सभी स्टूडेंट को ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि ये उनके न्यू टीचर ही हैं। सभी अपनी अपनी नज़रें दरवाजे की तरफ करते हुए देखते हैं। वहाँ पे एक करीब 30 साल का आदमी होता है जो फॉर्मल गहरे कलर की पैंट्स और ब्लैक प्लेन रियासत में होता है। बाल पूरी तरह से सेट और आँखों पे पावर वाला चश्मा होता है। उसकी पर्सनालिटी देख बहुत सी लड़कियों का तो क्रश बन जाता है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा खासा स्मार्ट होता है। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच होती है और शरीर देख उसकी मस्कुलर बॉडी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सब देख मिसा ने कहा, क्या बात है, अब इन पागल लड़कियों को बात करने का या यूँ कहे कि गोसिंग करने का एक नया टॉपिक मिल गया है। पर कुछ भी कहो यार, दिखने में तो कमाल है। आई मीन कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे टीचर, मधु ने कहा। मधु ने अपनी बात बोल के इसकी की तरफ देख के, जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क्लास में कौन आया है कौन नहीं, वो तो सिर्फ अपने फ़ोन में लगी हुई थी। जिसे देख मधु इरिटेट होते हुए बोली, क्या इसकी इतना हॉट आदमी सामने खड़ा है और तू फ़ोन में लगी हुई है। मधु की बात पे इसकी फ़ोन से नज़रें हटा के उसे देखते हुए बोली, मैं रोज़ अपने सामने एक बहुत हैंडसम चेहरे को देखती हूँ जिसके सामने अब सब फीके लगते हैं मुझे। इसकी की बात पे मिसा हंसने लगती हैं, क्योंकि इसकी बात तो सही कह रही थी। आखिर राजवीर के आगे इसकी को सब फीके लगेंगे ही। तभी सारे स्टूडेंट की तंद्रा को तोड़ते हुए टीचर ने कहा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ जैन। आज से मैं आपको सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी का ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सिलेबस पूरा हो चुका है और एग्ज़ाम पास में है। इस तरह से बीच में टीचर का चेंज होना सही नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा और आप सबको मेरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो क्या हम पहले आप सभी के इंट्रो से क्लास स्टार्ट करें। सिद्धार्थ की बात सभी स्टूडेंट को अच्छी लगती है। जिस तरह से उसने कहा कि आओ अब सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा, इससे स्टूडेंट की जो कंप्लेंट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। सारे स्टूडेंट एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक एक करके सबका हो जाता है और अब बारी इसकी की होती है। इसकी अपनी जगह पे खड़ी होके बोली, माय नेम इज इसकी। इसकी ने सिर्फ इतना ही कहा था। सिद्धार्थ गौर से इसकी को देख रहा होता है, जिसे इसकी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, क्योंकि जब से सिद्धार्थ क्लास में एंटर हुए हैं तभी से इसकी को उसे लेके कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है। सिद्धार्थ की आंखें मानो इसकी को स्कैन कर रही हो, जो उसे इनकम्फर्टेबल बना रहा होता है। धीरे धीरे इसकी को लगता है जैसे क्लास में
इन्वायरमेंट में कुछ है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं। उसे लगता है कि जब क्लास में बैठी हुई है उसके मन बार बार उसे क्लास से बाहर जाने को बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी इसकी बैठी हुई थी। सिद्धार्थ सबका इंट्रो लेके पढ़ाना शुरू कर देता है। इस बात में कोई शक नहीं होता है कि सिद्धार्थ एक अच्छा टीचर है। ये बात उसे पढ़ने के तरीके को देख के कोई भी बोल सकता है। खैर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है जब उसकी मौजूदगी इसकी को परेशान कर रही होती है। जब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो तो इन बातों का क्या मतलब बनता है। 1 घंटे बाद क्लास ओवर हो जाती है और इसकी ही सबसे पहले क्लास से बाहर गई। ये देख मधु मिसा से बोली, इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों भागी है? पता नहीं, क्लास में भी इसका ध्यान नहीं था, मिसा ने कहा। दोनों इसकी के पीछे जाते हैं और उन्हें इसकी गार्डन में बैठी हुई मिली। उसे देख के दोनों उसके पास जाके बोली, क्या हुआ है इसकी? कुछ नहीं, इसकी ने कहा। मिसा इसकी के बगल में बैठते हुए बोली, मैं पिछले 1 साल और 6 महीने से तुझे जानती हूँ और अब तक इतना समझ गई हूँ कि तू कभी भी इतनी परेशानी इसी को नहीं बताती है। पहले मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन तू मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए अब तो तुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ है। पता नहीं मिसा, पर ये इंसान मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इसकी अनकही देख के, आंखें ही देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इसे देखा है, लेकिन कहाँ, आज पहली बार मैं इसे देख रही हूँ। फिर इतनी नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आई है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इसकी ने कहा। मिसा ध्यान से इसकी की बात सुन रही होती है। ऐसी फीलिंग कभी कभी इंसान को आने वाले फ्यूचर की चेतावनी दे रही होती है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर करके चल देते हैं। मिसा उसकी बात को समझते हुए बोली, इसकी ऐसा भी हो सकता है कि तूने कहीं देखा हो इसे, याद कर। नहीं मिसा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ आंखें याद आ रही है और जो चेहरे से कपड़ा ढका हुआ है, इसकी ने कहा। इसकी टेंडरों में होती है कि तभी रेहान वहाँ आके बोला, अरे इतना टेंशन भरा माहौल क्यों है इसकी भी? कहीं आज तुम दोनों का कोई टेस्ट तो नहीं था जिसमें तुम दोनों फेल हो गए? रेहान की बात सुन के मिसा और इसकी दोनों ही उसे घूर के देखती हैं, जिसे देख रेहान को समझ आ जाता है कि वो चलती हुई ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। समय की नज़ाकत को समझते हुए रेहान ने सीरियस होते हुए कहा, क्या बात है, क्यों चिंता में हो? रेहान के सवाल को सुन मिसा उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुन के रेहान बोला, बस इतनी सी बात है, मैं कल तक उसकी टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, तब पता चल जाएगा कि ये कहाँ का था और क्या करता था। हाँ, ये सही रहेगा, मिसा ने कहा। इसकी को भी उसकी बात सही लगती है। फिर वो मिसा के साथ घर आ जाती है, क्योंकि अब उसका कॉलेज में मन नहीं लगने वाला था। वहीं राजवीर अपने ऑफिस में काम में लगा हुआ था। तभी समर आके बोला, सर मुझे मिस्टर प्रताप के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत टाइम से हम उन पे नज़र रख रहे हैं और वह कुछ नहीं कर रहे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो है, बट ऑप्शन नहीं है उन पे नज़र रखने के सिवा। खैर उसका छोड़ो, ये बताओ मिस्टर गौतम रंधावा क्या प्लान कर रहे हैं? इतने में खामोश तो बैठे नहीं रहेंगे, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात समर को साफ समझ में आ रही होती है कि उसके बोलने का क्या मतलब है। इतने दिनों से वो सभी उन पे नज़र रख रहे थे, पर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इस बात का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करेंगे नहीं। राजवीर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका है कि मिस्टर गौतम रंधावा का लेना देना उनकी फैमिली के साथ है, पर वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगती है, उसे पता नहीं चलता है और वो कुछ देर में नींद के आगोश में चली जाती है। राजवीर की बात समर को साफ समझ में आ रही होती है कि उसके बोलने का क्या मतलब है। मिस्टर गौतम रंधावा का लेना देना उसकी फैमिली से होता है। राजवीर जब अपने रूम में आता है तो वो सोफे पे सो रही इसकी को देखता है। राजवीर अपने बैग रख के उसके पास जाता है और उसके चेहरे पे या आ रहे पूरे बालों को पीछे करता है। राजवीर गौर से इसकी के मासूम चेहरे को देखता है। इस समय वो किसी कली की तरह लग रही होती है। इसकी के चेहरे पे परेशानी भी राजवीर से नहीं छिप पाती, लेकिन उसे लगता है कि शायद इसकी कॉलेज से थक गई होगी, इसीलिए
उसके चेहरे पे थकान है। राजवीर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद राजवीर एक ब्लैक कलर का लोअर पहन के और प्लेन राउंडर शेप कॉलर वाली ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ था। राजवीर इसकी को नहीं उठाता है और चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी कार को एक बड़े से विला के बाहर रोकता है और कार से बाहर आके सीधे अंदर चला जाता है। उसी विला के लिविंग हॉल में गौतम रंधावा बैठा हुआ था। सिद्धार्थ को आता देख वो बोले, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन, क्या सब सही रहा? सिद्धार्थ आके गौतम के सामने वाले चेयर पे बैठते हुए बोला, सही तो होना ही है, सभी ये सोचने दो कदम आगे जाके जो प्लान किया है। राजवीर कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि कोई उसकी वाइफ के इतने करीब आ गया है कि वो जब चाहे उसे निशाना बना सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। गौतम रंधावा सिद्धार्थ की ये बात सुन के बोले, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। राजवीर को जरा भी भनक लगा इस बात की तो तुम जानते ही हो क्या होगा। आप इस बात की चिंता न करें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वहीं तंस को बहुत पहले ही कॉलेज से अपने ऑफिस आ गया था। उसे देव अभी कॉलेज में आए हुए इस न्यू टीचर के बारे में ही बता रहा होता है। देव की बात सुन के तंस को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इस टीचर ने इस तरह से टीचर क्यों चेंज किया गया और उसे एक ई क्लास दिया गया और वो भी सिर्फ इसकी की। ये बात अपने आप में ही थोड़ी अजीब होती है। अपने असिस्टेंट से सारी बात सुनने के बाद तंस ने कहा, तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है? आखिर अचानक से इकोनॉमिक्स के टीचर ने यूँ कॉलेज छोड़ दिया और तुरंत ही किसी ने ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा है मानो ये सब होने वाला है, ये उससे पहले से ही पता था। आपने सही कहा सर, और कॉलेज में 3 और टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने हैं, पर उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया। ये भी एक वजह ही थी जिससे न्यू टीचर को ज्वाइन करवाना पड़ा, पर फिर भी इससे काम में कम से कम 2-3 दिन से ज़्यादा का समय लगना था। उस कॉलेज के मैनेजमेंट टीम ने एक ही दिन में टीचर फाइनल कर दिया और उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। देव ने भी अपना शक जताते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है देव, पता करो कौन है और कहाँ से आया है, साथ ही उसे दूसरी क्लास दे दो, किसी टीचर के क्लास के साथ स्विच करवा दो, लेकिन इसकी की क्लास से उसे दूर रखो और कुछ लोगों को कॉलेज के अंदर इस पर नज़र रखने को कहो, तंस ने ऑर्डर देते हुए कहा। तंस बेशक इसकी का प्यार नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो इसकी को कुछ होने नहीं देगा, दूर रह के ही सही, लेकिन वो हमेशा इसकी की सेफ्टी रखेगा। ये बात तंस के उस कदर से पता चल जाया था। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करो वो भी बदले में आपको प्यार दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पाने के लिए गलत राह पे चले जाए और कुछ गलत करें। देव तंस के कहे अनुसार काम में लग जाता है। तंस वापस से कुछ सोच के अपने काम में लग जाता है। तंस को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी होती है। तंस कॉलेज में रहकर इस और कॉलेज की सारी अपडेट अपने पास आती रहती हैं, जिस वजह से उसे ये छोटी छोटी चेंजेस का पता चल जाता है। वहीं राजवीर तक ऐसी छोटी बातें नहीं जा पाती हैं, जिस वजह से इन चीज़ों पे गौर नहीं करता है। कभी कभी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने से कहीं बड़ी मुसीबतों का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने शरीर में छोटी सी बीमारी को इग्नोर कर देते हैं और कुछ समय के बाद वही बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। इसीलिए कभी भी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, कभी भी दुश्मन और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। तंस इस वजह से इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहता। अगर वो अभी वो इग्नोर कर देगा और बाद में सच में इसकी को कुछ हो जाएगा तो तंस कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। वहीं इसकी 2 घंटे के बाद सो के उठती है। अपनी आँखों को हाथ से मसलते हुए वो चारों तरफ राजवीर को ढूंढने लगती है, लेकिन राजवीर उसे नहीं मिलता। इसकी अपनी जगह से उठ के वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आके स्टडी रूम की तरफ चल देती है। अंदर राजवीर अपने स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के राजवीर अपने सिर को ऊपर करके देखता है तो सामने इसकी खड़ी होती है। राजवीर उसे देख के अपने पास आने का इशारा करता है। इसकी धीरे कदम लेते हुए उसके पास आती है। राजवीर इसकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसके बालों को ठीक करते हुए उससे पूछा, आज कॉलेज में ज़्यादा थक गई थी? हाँ, वो प्ले की प्रैक्टिस की वजह से।
वैसे आप कब आए, मुझे उठाया क्यों नहीं? पता नहीं कब से सो रही होगी, इसकी बोली। तुम नींद में इतनी मासूम लगती हो कि तुम्हें उठा के उस नज़ारे को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी घूरते हुए देखती है, क्योंकि उसे अच्छे से याद होता है कि किस तरह से पहले राजवीर ने उसे नींद में उठाया हुआ है। कभी तो राजवीर ने उसे उठा के बाथ-टब में फेंक दिया था। राजवीर इसकी के मन के विचार समझ जाते हैं और हंसते हुए बोले, ठीक है, पहले उठाया था क्योंकि उस समय ज़रूरी था, लेकिन आज सोते हुए भी तुम्हारे चेहरे पे मुझे थकान दिख रही थी, इस वजह से नहीं उठाया।